हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग उत्तराखंड सिंगल लाइनर जो बीएस नेगी की बुक है उसका 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है गढ़वाल का परमार वंश। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं गढ़वाल के गढ़ या किले। तो अजयपाल से पहले गढ़वाल का क्षेत्र छोटे छोटे 52 गढ़ों में विभक्त था, जिनका जो शासक होता था उसे गढ़पति या भड़ कहते थे। पहला गढ़ नागपुर गढ़ था, और जिसको नागनाथगढ़ भी कहते हैं। दूसरा गढ़ कोल्लीगढ़, तीसरा रवाण, चौथा फल्याण, पांचवा गढ़ बांगरगढ़, छठवां कुईली, सातवां भरपुर, आठवां कुजणी, नौवां सिलगढ़, 10वां मुंगरागढ़, 11वां रैकागढ़, और जो 13वां गढ़ था उप्पूगढ़, जिसका जो राजा था वो था कप्पू चौहान। चांदपुरगढ़, नालागढ़, रामीगढ़, बिराल्टगढ़, रानीगढ़, बधानगढ़, गढ़तांगगढ़, लंगूरगढ़, इंडियागढ़, दशोलीगढ़, नयालगढ़, गुजड़ूगढ़, देवलगढ़, लखनपुरगढ़। 52वां गढ़ था लोदान का देवलगढ़ के पास पड़ता है। चमोली के गढ़ों की बात करते हैं, कौन कौन से गढ़ चमोली में हैं। पहला है चांदपुरीगढ़, लोहाबगढ़, नागपुरगढ़, कंडारागढ़, बधानगढ़, मनीलागढ़ और दशोलीगढ़। पौड़ी के गढ़ हैं देवलगढ़, आप लोगों ने सुना होगा, नयालगढ़, भैरवगढ़, कांडागढ़, गुराड़गढ़, गुजड़ूगढ़, उल्खागढ़ और ताड़ागढ़। टिहरी गढ़वाल के गढ़ हैं धत्यूरगढ़, उप्पूगढ़, मौल्या या रमोलीगढ़, धमोड़ूगढ़, कोटागढ़। गंगू रमोला के बारे में थोड़ा सा इन्होंने यहाँ बताया है कि टिहरी गढ़वाल के रमोलीगढ़ में वीर पराक्रमी गढ़पति गंगू रमोला था, जिसके 2 पुत्र सिदुआ व विधवा थे, जो चौहान वंशीय गणपति थे। गढ़वाल का परमार या पंवार वंश। तो चांदपुरगढ़ में परमार वंश या पंवार वंश की नींव पड़ी थी। परमार वंश का जो संस्थापक था वो था कनकपाल। और पंवार राजाओं की सूची में 4 अलग अलग सूची मिलती हैं, जिसमें पहली सूची कप्तान हार्डिक द्वारा 1796 में दी गई, जबकि जो बैकेट की जो सूची है वो सर्वाधिक मान्य है। पंवार वंश में कुल 60 शासक हुए करते थे। गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक हरिकृष्ण रतूड़ी हैं। ये गढ़वाल में जो 59 राजा हैं, पंवार जो राजा थे उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, कनकपाल, पदुपाल। ये आप लोग पढ़ सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो पॉज करके भी आप अपने नोट्स बना सकते हो। सबसे कम कार्यकाल 1 वर्ष का उपेंद्र शाह का रहा। कनकपाल की मृत्यु जो थी वो 51 वर्ष की आयु में हो गई थी। अब इस बुक में कनकपाल के बारे में देख रखा है। तो 9वीं शताब्दी में गढ़वाल में 52 ठकुरी राजाओं का शासन था, जिनमें से एक चांदपुर गढ़ था, जिसका राजा भानु प्रताप था। भानु प्रताप का दूसरा नाम सोनपाल था। कौनपुर गढ़ को कनकपालगढ़ माना जाता था। तो परमार वंश की स्थापना तिथि के संबंध में मतभेद। तो हरिकृष्ण रतूड़ी गढ़वाल का इतिहास में परमार वंश की नींव 888 ईस्वी लिखते हैं, जबकि दूसरी पुस्तक गढ़वाल वर्णन में उस तिथि का खंडन करते हुए 688 ईस्वी लिखते हैं। ये थोड़ा सा मतभेद है। अब हम देखेंगे अजयपाल से पूर्व परमार शासक। तो चमोली जनपद के सकंड गांव में सुरतीपाल का अभिलेख प्राप्त हुआ, जो परमार वंश का 15वां शासक था। परमारों के 24वें शासक सोनपाल की राजधानी भिलंग घाटी में थी। आज भी इस घाटी को सोनी भिलंग कहा जाता है। जो अनंतपाल द्वितीय का राज्यारोहण 1323 में हुआ था। अब हम देखेंगे राजा अजयपाल के बारे में। तो राजा अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। अजयपाल गढ़वाल के परमार वंश का 37वां राजा था। राहुल सांकृत्यायन ने अजयपाल को पंवार वंश का संस्थापक माना। वो अजयपाल का शासन 1490 से 1519 तक रहा। राय बहादुर पातीराम ने अजयपाल को गढ़पाल से संबोधित किया। अजयपाल ने देवलगढ़ में अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी का मंदिर एवं सत्यनाथ भैरव गुफा का भी जीर्णोद्धार करवाया था। देवलगढ़ में गोरखनाथ पंथ के संत सतनाथ का भी आवास था। अजयपाल ने माप तौल का मापक धूलिपाथा का प्रचलन किया था।
जो सांवरी ग्रंथ है उसमें अजयपाल का नाम आदिनाथ बताया गया है और अजयपाल की मृत्यु हुई थी 1519 में। अजयपाल का जो उत्तराधिकारी था वो था कल्याण शाह। यहाँ पे थोड़ा सा कुफू चौहान के बारे में बताया गया है। तो कफू चौहान जो था वो उपगढ़ का सरदार था। कफू चौहान स्वयं के लिए कहता था कि मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ के समान हूँ। अब हम देखेंगे राजा सहजपाल के बारे में। तो देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर एक अभिलेख 42वें राजा सहजपाल का 1548 में प्राप्त हुआ। सहजपाल मुगल शासक अकबर के समकालीन था। अब हम बात करेंगे राजा बलभद्र शाह की। तो सहजपाल के बाद 43वें राजा थे बलभद्र शाह, और ये पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की, परंतु कल्याण शाह जो थे उनके नाम के आगे भी शाह लगा हुआ था। लोग कहते हैं कि परमारों को शाह की उपाधि लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने दी, और कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की। अब हम देखेंगे मानशाह। मैं इसमें बहुत सारा स्किप भी करती जा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है ऐसे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो आपको क्लियर दिखे ताकि आप लोग नोट्स बना सकें। तो अब हम बात करेंगे राजा मानशाह। तो मानशाह 44वें राजा थे जो बलभद्र शाह का उत्तराधिकारी था। मानशाह के लेख देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर व रघुनाथ मंदिर से मिले। मानशाह का शासनकाल था 1591 से 1611 तक। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मानशाह का सेनापति नंदी था, और मानशाह के दरबार में कवि भरत रहता था जिसने मानोदय काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की। अब हम बात करेंगे राजा शामशाह के बारे में। तो शामशाह का शासनकाल था 1611 से 1630 तक, और 45वें राजा थे जिनका उल्लेख जहांगीरनामा में भी मिलता है। शामशाह पहला परमार शासक था जिसका चित्र मिला, और श्रीनगर में शामशाही बाग बनवाया गया था, और इन्हें विलासी राजा की भी उपाधि देते हैं बहुत सारे लेखक। देवलगढ़ में सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1626 में हुआ था। अब आते हैं राजा महपति शाह। तो शामशाह की कोई संतान न होने के कारण उनके चाचा महपति शाह गढ़वाल के शासक बना, जो अपने शासनकाल में शत्रुओं से जूझते रहे और उन्हें पराजित किया, जिस कारण उन्हें गढ़वाल का गर्वभंजक भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गढ़वाल का गर्वभंजन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राजा महपति शाह को। इनके राज्यरोहण की तिथि हरिकृष्ण रतूड़ी ने 1629 बताई, जबकि डॉक्टर डबराल ने 1631 बताई। अजय रावत इनके राज्यरोहण की तिथि 1622 बताते हैं। महपति शाह सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक था, और रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ भी महपति शाह ने की, और महारानी कर्णावती महपति शाह की पत्नी थी। रानी कर्णावती को नक्कटी रानी भी कहा जाता है। मौलाराम ने महपति शाह को महाप्रचंड भुजदंग भी कहा। यहाँ पे थोड़ा सा माधव सिंह भंडारी के बारे में इन्होंने बताया है। माधव सिंह भंडारी का जन्म मलेथा टिहरी गढ़वाल में हुआ। इनके पिता का नाम कालू भंडारी था। माधव सिंह भंडारी की पत्नी का नाम उदीना बौराणी था। माधव सिंह को गर्वभंजक कहा जाता है। इन्होंने यहाँ पे इनके माधव सिंह भंडारी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि माधव सिंह भंडारी को गर्वभंजक कहा जाता है और राजा महपति शाह को गर्वभंजन कहा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। अब आता है राजा पृथ्वीपति शाह। 1640 में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ, जो उस समय लगभग 7 वर्ष का अल्पवयस्क था, जिसकी संरक्षिका महारानी कर्णावती को बनाया गया। पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में पृथ्वीपुर नामक शहर बसाया। पृथ्वीपति शाह ने राजगढ़ी नामक स्थान को दूसरी राजधानी बनाया और वहां का शासक दिलीप शाह को बनाया। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र मेदिनी शाह को कहा जाता है। और हाटकोटी की संधि पृथ्वीपति शाह व मंधाता प्रकाश के बीच हुई।
रानी कर्णावती के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका महारानी कर्णावती बनी और 1635 ईस्वी में शाहजहाँ के सेनापति नवजात खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल की संरक्षिका कर्णावती थी, जिसने सूझबूझ में मुगल सैनिकों को पकड़कर उनकी नाक कटवा दी थी। तभी से इन्हें नाककटी रानी का भी दर्जा दिया जाता है। श्री प्रसाद डबराल ने रानी कर्णावती को नागकटी रानी का नाम दिया और कर्णावती के समय दून घाटी की राजधानी नवादा थी। अब बात करते हैं राजा फतेह शाह की। तो 1665 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। गढ़वाल का शिवाजी फतेह शाह को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हरिकृष्ण रतूरी के अनुसार फतेह शाह की संरक्षिका राजमाता कटौची थी। मतीराम ने फतेह शाह के समय गढ़वाल का स्वर्णकाल माना। फतेह शाह ने अपनी पुत्री का विवाह बिलासपुर के राजा भीमचंद के पुत्र से किया। फतेह शाह के दरबारी तो रत्न कवि या श्री क्षेमराज जटाधर व मतीराम फतेह शाह के दरबारी थे। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के रचयिता श्री जटाधर या जटाशंकर थे। श्री रत्नकवि का हस्तलिखित ग्रंथ फतेह प्रकाश है और रत्नकवि को क्षेमराज की भी उपाधि धारण है। इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल नामक पुस्तक श्री राम गोपाल की है। राजा प्रदीप शाह तो लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्के के आधार प्रदीप शाह का शासनकाल 1717 से 1757 तक बताते हैं। प्रदीप शाह के मिले दानपत्र के आधार पर 1717 से 1772 तक इनका शासनकाल माना गया। प्रदीप शाह का बख्शी विद्याधर डोभाल था। प्रदीप शाह ने चित्रकार मोलाराम तोमर को संरक्षण प्रदान किया था। अभी हम आगे मोलाराम तोमर के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रदीप शाह का कार्यकाल चंद व पंवार वंश की मित्रता के कारण जाना जाता है। राजा ललित शाह 1772 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसके समय कुमाऊं का शासक दीपचंद था। राजा दीपचंद की जीविका अवस्था में कुंवर मोहन सिंह रौतेला ने 1777 में स्वयं को कुमाऊं का शासक घोषित किया। ललित शाह व सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध 1779 में हुआ। हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कूर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया। अगर आप लोगों को वीडियो साफ़ नहीं दिख रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगली बार कोशिश करूँगी कि वीडियो साफ़ दिखे और आप लोग नोट्स बना सकें अच्छे से। ललित शाह के 4 पुत्र थे, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह व प्रीतम शाह। राजा जयकृत शाह क्योंठली रानी का पुत्र था, जो 1780 से 85 तक गद्दी में बैठा। टिप्पणी बैकेट की सूची में जयकृत शाह के राज्यारोहण व शासन का समय 1780 से 1786 माना जाता है और डॉक्टर मुकुंदीलाल के अनुसार 1780 ईस्वी से 1785 तक माना गया। जयकृत शाह के समय कृपाराम डोभाल मुख्तार थे और नित्यानंद खंडूड़ी फौजदार। मौलाराम के अनुसार मरते समय जयकृत शाह ने प्रद्युम्न शाह व पराक्रम शाह को श्राप दिया था। अब हम बात करेंगे राजा प्रद्युम्न शाह की। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल व कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया। प्रद्युम्न शाह का 1786 ईस्वी से 1804 तक शासनकाल रहा और रामी व धरणी खंडूड़ी भाई प्रद्युम्न शाह के राज्य में मंत्री थे। हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया। बावनी का मतलब गढ़वाल में भयंकर अकाल होता है। टिहरी रियासत का उदय 1815 ईस्वी के बाद टिहरी नरेश। अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले राजा का जो इन्होंने वर्णन किया है वो किया है राजा सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह 1804 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक निर्वासन काल में हरिद्वार के कनखल एवं ज्वालापुर में निवास किया करते थे।
सुदर्शन शाह का कार्यकाल 1815 से 1859 तक था और इनका विवाह हिमाचल के खनेती ठाकुर की पुत्री से हुआ। सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी में अपनी राजधानी बनाई और 1824 ईस्वी में रवाई परगना को टिहरी रियासत में शामिल किया गया। दिसंबर 1842 में टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार का राजनैतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा गया। 1820 ईस्वी में ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी आया और मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को उनके कला प्रेम के कारण कलाविदों का शिरोमणि भी कहा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कलाविदों का शिरोमणि किसे कहा गया, तो वो कहा गया राजा सुदर्शन शाह को। सुदर्शन शाह के कार्य हम एक बार देखेंगे तो इन्होंने 1848 में टिहरी में राजभवन बनवाया जिसे पुराना दरबार कहा जाता है। सुदर्शन शाह ने ग्रामों की व्यवस्था के लिए कमीण व सयाना की नियुक्ति की और राजस्व धन एकत्र करने के लिए कामदार नामक अधिकारी की नियुक्ति की। शाह के कार्य तो इन्होंने प्रताप हाई स्कूल का उच्चीकृत किया और हिवेट संस्कृत पाठशाला बनाई, वेधशाला का निर्माण किया, नगर पालिका की स्थापना की और जनता के लिए बिजली की सुविधा प्रदान की और कुष्ठ आश्रम भी इन्होंने एक खोला उत्तरकाशी में और टिहरी में प्रेस की स्थापना की और कृषि बैंक की स्थापना, बैंक ऑफ गढ़वाल, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार, ये सारी चीज़ें इन्होंने की। यमुना पर हिवेट ब्रिज का भी निर्माण करवाया। अब हम पढ़ेंगे महाराजा नरेंद्र शाह के बारे में। तो नरेंद्र शाह का जन्म 1898 में प्रताप नगर में हुआ, जो 1913 में अल्पवयस्क रूप में गद्दी पर बैठे और जिनकी संरक्षिता थी राजमाता नेपालिया। तो नरेंद्र शाह अल्पवयस्क होने के कारण इनके संरक्षण के लिए संरक्षण समिति भी बनाई गई थी और संरक्षण समिति में अंग्रेजी ऑफिसर सैमियर भी था, दूसरे सदस्य हरिकृष्ण रतूरी थे। नरेंद्र शाह के समय 2 कलंकपूर्ण घटनाएं हुई थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इन्हें याद रखिए। 30 मई 1930 में तिलाड़ी कांड हुआ और 25 जुलाई 1944 में श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल से मृत्यु हुई। श्रीदेव सुमन का कथन था, श्री महाराज के प्रति मैं पूर्ण सद्भावना, श्रद्धा एवं भक्तिभाव रखता हूँ। उनका संघर्ष टिहरी नौकरशाही के विरुद्ध था। अब हम पढ़ेंगे नरेंद्र शाह के कार्यों के बारे में। तो नरेंद्र शाह के काल की भूमि व्यवस्था को डोरी पैमाइश कहा जाता था और इन्होंने फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून भेजा युवाओं को प्रशिक्षण करवाने के लिए और हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ को राज्य के न्यायालयों में संहिता के रूप में प्रयोग किया और इनको जो गढ़वाल का शहसार सूरी भी कहा जाता है। बरा व बेगार जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन किया, कृषि बैंक की स्थापना की, सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की, प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बनाया। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रताप हाई स्कूल इंटर कॉलेज किसने बनाया, तो नरेंद्र शाह ने बनाया। और टिहरी में प्रथम बार जनगणना इन्हीं के टाइम हुई 1921 में और इन्होंने कुष्ठ विधान पारित किया, टीका विधान पारित किया, प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति दी, टिहरी राज्य प्रजामंडल को। अब हम पढ़ेंगे मानवेंद्र शाह जी के बारे में। तो अक्टूबर 1946 में महाराजा मानवेंद्र शाह जी को राज्याधिकार मिला और टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे। तो टिहरी में 28 अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को प्रजामंडल के अध्यक्ष परिपूर्णानंद पेन्यूली थे और 1947 में सकलाना विद्रोह टिहरी में हुआ। मानवेंद्र शाह की मृत्यु हुई 5 जनवरी 2007 को। पंवार कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अब हम थोड़ा सा देखेंगे एक नज़र। तो गढ़वाल नरेश राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जबकि उसके पुत्र को युवराज या टीका या कुमार कहा जाता था। राजा के बाद सर्वोच्च पदाधिकारी दीवान व वजीर होता था। सुविधा की दृष्टि में राज्य विभक्त था ठाण, परगना, पट्टियाँ, ग्राम में और 4 ठाणों में विभक्त था सुदर्शन शाह के टाइम पे और इन्होंने प्रमुख को थानेदार का नाम दिया। परगने के बाद पट्टियाँ आती हैं जिनका शासन पटवारी संभालता है।
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है और जिसकी मुखिया होती है प्रधान। और गढ़ नरेशों की सैनिक व्यवस्था एवं अन्य पदाधिकार। तो गढ़ राज्य का सर्वोच्च मंत्री मुख्तार होता है और प्रत्येक परगने के सैनिक शासक को फौजदार कहा जाता है। मौलाराम के ग्रंथों में संदेशवाहक को चणु या और राजप्रसाद ने अर्दली का कार्य करने वालों को चारक कहा। गढ़ राज्य की भू व्यवस्था के बारे में अब हम देखते हैं। तो कत्यूरी राज्य के समान गढ़ राज्य की भूमि का स्वामित्व राजा में निहित होता था। राज्य का मुख्य आय का साधन था सिरती या भूमिकर। सिरती को ही भूमिकर कहा जाता है। राजा 3 परिस्थितियों में भू स्वामित्व दूसरे को दे सकता था: संकल्प व विष्णु प्रीति, रौत, जागीर। जागीर जैसे राज्य अधिकारियों को। राजा की आज्ञा से कृषि भूमि या कृषि करने वाले किसानों को आसामी कहा जाता था। आसामी 3 प्रकार के थे: खायकर, सिरतान व मौरूसीदार। औताली एक प्रकार का राजस्व कर या भूमि कर था। गढ़ राज्य के विकास कार्य की नींव। तो भूमिकर या लगान का 7/8 राशि नगद के रूप में लिया जाता था, जिसे रकम या मामला कहा जाता था। राज्य कर्मचारी जैसे पटवारी, पतरौल आदि को गांव में भरा देने की प्रथा थी। विवाद की स्थिति में वादी से शुल्क लेने की प्रथा की शुरुआत सुदर्शन शाह ने करवाई। नरेंद्र शाह ने फौजदारी विवादों के लिए सेशन कोर्ट की स्थापना की, जिसका प्रमुख सेशन जज होता है। उत्तराखंड का दिल्ली सल्तनत व मुगल संबंध। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र को कुमाऊं पर्वत या शिवालिक के नाम से संबोधित करते थे। रजिया सुल्तान के समय विद्रोही मोहम्मद जुनैदी ने सिरमौर पर्वत पर शरण ली। बलबन की शाही सेना ने सिरमौर की पहाड़ियों पर प्रथम सैन्य अभ्यास किया। तारीख मुबारक शाही में कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह को कुमाऊं भागने का वर्णन मिलता है। अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में कितने महल थे? इतिहासकारों द्वारा आईने अकबरी में तराई के महलों के बारे में भिन्न भिन्न जानकारी मिलती है। अकबर की रसोई के लिए हरिद्वार से गंगा जल मंगाया जाता था और मुगल सम्राट जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा भी की थी। अब आता है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि हम इनको अलग से मैं एक इनकी वीडियो बनाऊंगी। जो पुराने चैप्टर छूटे हैं हम उनकी भी वीडियो बना देंगे और इस वाले की भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो के बाद ये और लंबा हो जाएगा अगर हम इसको भी करवाएंगे, तो मैं इसके बाद इनकी अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस शेयर कीजिए। जिनके पास बुक नहीं है उन्हें, जिनके पास है वो भी रिवीज़न कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।